सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारा जो वीडियो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द चैप्टर दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मेक इट इन इजी वे। तो सबसे पहले है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम आते हैं वर्ड कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम नॉर्मली यूजुअली लाइफ की कंडीशंस देखें, लाइफ के जो हमारे सिचुएशंस होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट करके करो तो काम अच्छा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए डांस में, कोऑर्डिनेशन होने चाहिए आपके गाने में। सो एवरीथिंग इज वर्किंग इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती है। कैसे? देखो, एक स्कूल है, एक स्कूल में कितने ही टीचर्स हैं और सारे टीचर्स को कोऑर्डिनेटेड और अच्छे वे में कोऑर्डिनेट करने वाला कौन हो गया? कोऑर्डिनेटर, जो सारे टीचर्स को संभाल रहा है, कोऑर्डिनेट करवा रहा है कि आपने कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। वैसे ही एक डांस टीचर जो कि सारे जो डांस वाले स्टूडेंट्स हैं, एक जो सॉन्ग है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी की स्टेप्स को कौन कोऑर्डिनेट करवाएगा? डांस टीचर कोऑर्डिनेट करवाएगा। वैसे ही अगर हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर कितने ही टाइप्स के सिस्टम है। हमारे अंदर मस्कुलर सिस्टम है, हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे अंदर देन वी हैव नर्वस सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर ये सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करेंगे तभी अच्छे से आउटपुट आ पाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को जब इसी कोऑर्डिनेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करने के लिए? डांस वाले बच्चे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। वैसे ही हम कोऑर्डिनेट करते हैं टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। और इसी कोऑर्डिनेशन में कैसे हमारा न्यूरल कंट्रोल साथ देता है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे रोल प्ले करता है, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेशन से जैसे कि हमने शुरू किया, तो यहाँ पे एक वर्ड है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपलेस्ट टर्म है जो कि आप यूजुअली साइंस की बुक्स में देखते हो। और ये वर्ड इतना ज़्यादा कॉमन है कि यूजुअली आपको कोई भी साइंस की बुक में होम्योस्टेसिस वर्ड मिल जाएगा। अब होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? देखो, तो हमारे अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है। और बाहर तो हमारी सारी चीज़ें चेंज कर रही हैं, समर भी आ रहा है, विंटर भी आ रहा है, बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हम एसी में जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा अंदरला टेम्परेचर है, अंदरली चीज़ है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बॉडी के अंदरले इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इट इज द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि आप कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, इसी ही हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो हमारे सारे ऑर्गन्स इसी चीज को क्या करते हैं? फेवर करते हैं कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, देखते हैं एज अ कि फॉर एग्जाम्पल अगर 0 है और 1 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली कि स्टैंडर्ड वैल्यू है 1, ठीक है, तो आप 2 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी आ सकते हैं, 5 पे भी आ सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है? 1। तो हम सारी जगह भटक सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? 1 पे ही आना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हम ताकत लगा रहे हैं, हम अपने आप के ऑर्गन सिस्टम को यूज करते हैं, हम अपनी सारी एफिशिएंसी को यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर इंटरनल टेम्परेचर पे मेंटेन रह पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। कि हम बाहरले इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होके बॉडी के अंदर कोई चीज को चेंज ना करें। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की एग्जांपल है, दैट इज न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है। देखो, जो न्यूरल सिस्टम है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है।
पॉइंट टू पॉइंट का मतलब कैसे? देखो, जब न्यूरल सिस्टम की बात होती है, जब भी नर्वस सिस्टम की बात होती है, हमारे दिमाग में आता है न्यूरॉन। हमें पता है कि न्यूरॉन क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो डाकिया है वो हमारा क्या है, न्यूरॉन है, जो कि सिग्नल को क्या करता है, आगे आगे पास करता है। वैसे ही अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम देखूं तो एंडोक्राइन सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट म्यूटेशन की जगह पे हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस। इसका मतलब कि इसका टारगेट ऑर्गन तो ये रहा जिसने कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया है। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी जाके अपना इफेक्ट टारगेट ऑर्गन पे प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब इसको पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, ये ब्लड में भी मिक्स होके जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी मैसेजेस हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स के थ्रू जाने हैं और जो हार्मोन्स है वो थकते नहीं है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। वहीं पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो करते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस को ट्रैवल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या एग्जाम्पल हो सकती है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की, क्या एग्जाम्पल हो सकती है? तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं या फिर फियर का टाइम होता है, फ्राइट का टाइम होता है, तो हमारी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, वो रिलीज करता है दो हार्मोन्स, जैसे कि नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये जो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, ये ऐसे ही जब आपके जो बॉडी है उसको फियर के टाइम पे डर वगैरह लग रहा है, तो उस टाइम पे ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, फिर ये हार्मोन न्यूरल सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम को कि आप क्या करो, आगे प्यूपल्स को डायलेट कर दो। ठीक है, ऐसे ही जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको फिर ये रेगुलेट करेंगे। तो जो भी आपकी चीज़ें फियर के टाइम पे होंगी, जो भी आप चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, वो कैसे हो रही है कि एंडोक्राइन ने रिलीज किए थे हार्मोन्स, वो हार्मोन्स ने क्या किया, न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट किया, जैसे कि आपकी आईज की प्यूपल्स डायलेट हो जाना। और वो इफेक्ट कैसे आया, न्यूरल सिस्टम से आया। ठीक है, तो सेंस किसने किया, एंडोक्राइन सिस्टम में। स्ट्रेस बढ़ा, सारा कुछ हार्मोन्स बढ़े, हार्मोन्स ने जाके अपना इफेक्ट किस पे दिखाया, न्यूरल सिस्टम पे। ठीक है, तो ऐसे हम बोल देते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो न्यूरल सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वैसे ही देखो, एक एग्जांपल है आपकी टेम्परेचर वाली, जैसे दे दी हमने, फियर और फ्लाइट वाली एग्जांपल हमने दे दी। ठीक है, वैसे ही जैसे हम रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, तो दोनों टाइम पे जो बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि जब आप ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं तो आपका मस्कुलर सिस्टम भी काम में है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करना है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो कितने ही सिस्टम्स हमारी तब बॉडी में काम करते हैं। ग्लूकोज का टूटना भी वहाँ पे ज़रूरी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी फिर वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सिस्टम इन्वॉल्व है। अगर उस टाइम पे एक से ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व है, उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नथिंग, जैसे हम डांस क्लास में वैसे ही बोल देते हैं, वही कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर ऑपरेट करती है। अब अगर मैं न्यूरल सिस्टम देखूं तो न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बेसिकली न्यूरल टिश्यूज। अब ये न्यूरल टिश्यूज हमारे पास दो तरह के होते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरल टिश्यूज एंड दीज आर न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, अब न्यूरॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ, आपने गर्म पोर्ट को छुआ तो न्यूरॉन ने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया, तो उसी सिग्नल को रिसीव करना किस में आ जाता है, सेंसिटिविटी में, कि सिग्नल क्या हो रहा है,
कि जो न्यूरॉन है वो आपका सेंसिटिव है गर्म चीज के लिए, ठंडी चीज के लिए, नॉर्मल चीज के लिए, कि वो स्टिमुलस को ले पा रहा है। फिर एक्साइटेबिलिटी, जब उसने रिसीव कर लिया स्टिमुलस, जब स्टिमुलस अब रिसीव करने के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैवल होगा, अगले न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर वो अगले न्यूरॉन के पास जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। सिंपली क्या हुआ, देखो सबसे पहले सपोज आई एम टॉकिंग विद यू, ठीक है, तो पहले मैंने सेंस किया कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा पीछे है, ज्यादा दूर तक बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना वॉइस नोट में क्या करूंगी, चेंज करूंगी। तो पहले मैंने क्या लिया, स्टिमुलस लिया, फिर मैंने सोचा कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, तो स्टिमुलस मैंने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, कंडक्ट करवाना है कि क्या मैंने उसके बाद किया, अपने वॉइस को नीचे किया या फिर ऊपर किया। तो वो चीज हमारे केस में आ जाती है कंडक्टिविटी में, कि न्यूरॉन्स के पास सेंसिटिविटी भी है, सेंस करने की क्षमता भी है कि क्या सही है क्या गलत है आपकी बॉडी के लिए। फिर इसी चीज से जब वो रिसीव कर लेता है इन चीजों को, सेंस करने के बाद वो सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर रिसीव करने के बाद उसी सिग्नल को क्या करता है, आगे कंडक्ट करता है, ठीक है। पहले टच किया, इट मीन्स उसके पास सेंसिटिविटी की प्रॉपर्टी है, तो फिर सिग्नल रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ओके, अब ये भी आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम की, दैट इज योर न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। आपकी पूरी बॉडी में एक न्यूरॉन का नेटवर्क, जैसे स्पाइडर वेब होता है ना, वैसे पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है हमारे न्यूरॉन्स का, जो कि हर जगह पे प्रेजेंट है। सेंस रिसेप्टर्स हो गए आपके, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हो गए, हर जगह पे सेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि सेंस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे भी हम और डिटेल में चैप्टर की जाएंगे, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स को हम ग्लू सेल्स भी बोलते हैं या फिर ग्लू ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारे ग्लियल सेल्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक ग्लियल नहीं, काफी ज्यादा ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पैकेजिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, उसको कैसे एक दूसरे के साथ सेपरेट करना है, न्यूरोग्लियल सेल्स सोचेंगे। कैसे न्यूरॉन्स को पैकेज करके रखना है, न्यूरोग्लियल सेल्स सोचेंगे। कैसे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, न्यूरोग्लियल सेल्स सोचेंगे। तो जो भी मेंटेनेंस, मतलब क्या हुआ कि देखो तो मेन देखो क्या है कि जो भी बनाने का, केटरिंग का खर्चा हो गया, डेकोरेशन का खर्चा हो गया, ब्राइड और ग्रूम को लेके आने का खर्चा हो गया, ये सारा कौन है, न्यूरोग्लियल सेल्स। यही सारा देख रहे हैं, केटरिंग हो गया, डांस हो गया, डीजे हो गया, म्यूजिक हो गया, एवरीथिंग। ये है हमारे वेडिंग प्लानर्स, और ये है हमारे कौन, दूल्हा और दुल्हन, दे आर द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को कौन हेल्प करता है, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रॉपरली हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके सेंटर में, जैसे कि ब्रेन हो गया और स्पाइनल कोड, ये दोनों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और बाकी सारी चीजें हमारी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। साइड पे हो गया पेरिफेरी, सेंटर में हो गया सेंटर, ठीक है। ये भी हम आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब कि ब्लड में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए। लेकिन जो एनेस्थेटिक्स होती हैं और अल्कोहल होती हैं वो इन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। सेकेंड टाइप के हमारी केटरिंग में जो रोल है वो है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वी विल सी फर्दर। तो न्यूरॉन्स के ऊपर एक शीट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है
कहते दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अगर उस दीवार के ऊपर लगा दो माइलिन तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती लीक। यही काम है हमारा किसका, माइलिन शीथ का। न्यूरॉन्स के ऊपर ऐसी माइलिन की चपड़ी चढ़ाई जाती है जिससे जो भी हमारा सिग्नल आगे पास हो रहा है उसकी कानों कान किसी और को खबर ना हो सके, वो सिग्नल हमारा ना लीक आउट हो सके, इसलिए हमारे पास होती है माइलिन। और ये माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं शिवान सेल्स। अब दोनों में फर्क क्या है, बहुत सारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलके माइलिन शीथ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शिवान सेल एक ही माइलिन शीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क आ जाता है कि यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पे इनका नंबर जो है वो इंक्रीज्ड रहता है। नेक्स्ट है योर माइक्रोग्लियोसाइट्स। माइक्रोग्लियोसाइट्स का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में, मतलब कोई भी रप्चर टिश्यू हो गया जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, वो कोई इंजर्ड टिश्यू हो गया, कोई पुराना हो गया, कोई एज्ड टिश्यू हो गया, उसको खाने का, उसको खत्म करने का काम किसका है, हमारा माइक्रोग्लियोसाइट्स में। देखो इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े सिस्टम को एक्सक्रीटा उसको खत्म करने के लिए सोल्जर्स भी चाहिए हैं, राखी करनी है, ठीक है, सारा प्रिवेंट करना है सिस्टम, उसके लिए माइक्रोग्लियोसाइट्स हो गए। फिर इंफॉर्मेशन सारी लीक ना हो जाए उसके लिए हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए। न्यूट्रिशन के लिए, ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए हमारे हो गए एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, सेकेंड चीज, जितने भी आपके न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये सारे एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं एक्सेप्ट योर माइक्रोग्लियोसाइट्स। माइक्रोग्लियोसाइट्स को छोड़ के बाकी सारे आपके एक्टोडर्मल ओरिजिन के सेल्स होते हैं। तो ये हमारा प्रॉपरली एनसीईआरटी के बिल्कुल ही कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लेक्चर कवर किया है। फर्दर हम देखेंगे इसका आगे वाला पार्ट। थैंक यू।